हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड टेस्ट स्टेट का जो एमएससी फिजिक्स का 2020 का जो पेपर था उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी 20 प्रॉब्लम को डिस्कस कर दिया है। जो भी चैनल पर नए हो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं इस वीडियो में ट्राई करूंगा कि मैं सारे के सारे जो रेस्ट 30 प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस कर दूं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए वो किसी और यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन जो पेपर हैं उसका मैं सोल्यूशन ट्राई करूंगा देने का। तो जी बिना किसी देरी फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये 21st प्रॉब्लम है। ये ऑलरेडी 20 प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा चुका है। जो ये इसमें कह रहा है कि टू कार्नोट इंजन एक्स एंड वाई आर ऑपरेटिंग इन सीरीज। द इंजन एक्स रिसीव हीट एट 1200 Kelvin and rejected to a reservoir at a temperature T. The second engine Y received the heat rejected by X in turn subject to the heat reservoir at 300 Kelvin. Calculate the temperature T in Kelvin for the situation when the efficiency of the engine is same. देखिए, दो कार्नोट इंजन है और दोनों को सीरीज में ऐड किया गया है, ये हमेशा याद रख रखिएगा। और लास्ट में बोल दिया है कि इफिशियंसी जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। आपको पता है कि इफिशियंसी का जो फार्मूला होता है कार्नोट इंजन के लिए, ईटा की वैल्यू होती है 1 - T2/T1, जहाँ T2 क्या है आपका सिंक का टेम्परेचर है और T1 क्या है आपका सोर्स का टेम्परेचर है। और ये आपको पता है कि T1 T2 जो होता है वो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी रखते हैं। वो जितना चाहिए T1 से आप हीट ले लीजिए और T2 को जितना चाहिए हीट दे दीजिए, मतलब सोर्स से ले लीजिए और सिंक को दे दीजिए। और यहाँ पे कहा है कि इफिशियंसी क्या है, सेम है और दोनों सीरीज में ऐड है। तो ईटा1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईटा2 हो जाएगी। फिर इफिशियंसी का फार्मूला पुट कर दिए 1 - T2/T1 = 1 - T2/T1। T2 क्या है इसमें, ये आपका देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू पुट कर दिए 1200 केल्विन है ये सिंक को जो रिसीव कर रहा है सिंक अपॉन T1, और इसमें जो रिजेक्ट कर रहा है सेकंड वाले के लिए वो है 300 केल्विन, तो T1/300। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो T1 का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा 3600 या T1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 600 केल्विन। तो ऑप्शन सी जो 600 केल्विन है आपका वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है a square conducting loop of mass m, side L and resistance R is dropped into a region with a uniform horizontal magnetic field P, whose direction is perpendicular to the plane of the falling loop. The loop will reach terminal velocity V given by। तो देखिए क्या है, ABCD एक यूनिफॉर्म लूप है जिसको किस होरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड B में रखा गया है। ओके, और इसमें बोल रहा है कि द लूप विल रीच द टर्मिनल वेलोसिटी। कितना टर्मिनल वेलोसिटी होगा, तो आपको पता है कि फ्लक्स जो होगा इसके तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो पास करेगा। और आई की जो वैल्यू होती है हमें पता है कि E/R होती है, और ई जो है वो EMF है, और EMF को आप लिख सकते हैं BBL sin θ/r। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है तो BBL/R हो जाएगा। और यहाँ पे आप ये करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद आपको पता है कि इस पर जो लॉरेंज फोर्स लगेगा वो लगेगा F = IBL। ओके, और यहाँ से आई की करंट आप आई की वैल्यू आपने यहाँ निकाल लिए BBL/R, वो यहाँ पे पुट कर दीजिए और इंटू B × L हो जाएगा। तो F की टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी V²L²/R। अब लूप अगर इसका मास m है तो mg नीचे की तरफ वर्क करेगा, तो एक दूसरा फोर्स mg ये लगेगा इसके ऊपर। तो mg की वैल्यू इस वैल्यू के लॉरेंज फोर्स को इक्वल कर दीजिए, तो mg की वैल्यू हो जाएगी V²L²/R, और यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी V की वैल्यू आ जाएगी mgr/V²L²। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है V = इसको ऐसे लिख सकते हैं mgr/BL का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको आप टिक कर लें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये कह रहा है एन आइडियल इंडक्टर, ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R ohms and a capacitor with adjustable capacitance are connected in series to an alternating voltage with an effective value of V volts with frequency of f hertz. The current flowing through the circuit when the capacitance of the capacitor is set to C1 is the same as when the capacitor of the capacitance is set to C2, where C2 is greater than C1. The inductance of the inductor L is given by। देखिए ये सिंपल LCR का क्वेश्चन है, जहाँ पे L इंडक्टर, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगे रहेंगे, और यहाँ पे आपको एक AC वोल्टेज देना रहता है। तो करंट क्या है कि C1 और C2 में सेम है। तो अगर हम यहाँ पे उसकी वैल्यू निकाल दें, करंट की वैल्यू, हमें पता है कि जो मेन आपका आई होगा वो इम्पिडेंस R/Z होता है। आपको करंट जो होगा, अगर हम बात करें टोटल जो इम्पिडेंस होगा वो होगा आपका √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। ओके, तो XC1 = XC2। और सेकंड वाले केस में क्या है आपका, यहाँ पे XL - XC का होल स्क्वायर, लेकिन सेकंड वाले केस में क्या है कि C2 is greater than C1 है, यहाँ पे XC2 - XL का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों में से B से B क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए, XL - XC1 = XC2 - XL।
और इस एक्सएल को इधर भेज दीजिए, 2 एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, XC2 प्लस XC1। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है आपका, देखिए एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल होता है, और XC क्या होती है आपकी, ओमेगा सी होती है, जहां ओमेगा वैल्यू क्या होती है आपकी 2πf, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा एल इक्वल टू XC क्या हो जाएगा, सॉरी XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। तो यहाँ से XC की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, XC2 की वैल्यू हो जाएगी 1/ओमेगा C2 प्लस 1/ओमेगा C1। तो 1/ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो 1/C2 प्लस 1/C1 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या कीजिए, ओमेगा एल को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भेज दीजिए, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 1/4 ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा C1 प्लस C2/C1 C2, राइट। और नेक्स्ट स्टेप ओमेगा की वैल्यू 2πf रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2πf, तो ये हो जाएगा 1/8πf स्क्वायर, 8π स्क्वायर f स्क्वायर C1 प्लस C2/C1 C2। सो ऑप्शन ए जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लें। याद रखें एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल और XC की वैल्यू 1/ओमेगा सी, ये होता है रिएक्टेंस होता है, याद रखिए, ये सब पढ़े होंगे आप लोग क्लास 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो ग्रुप में है बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है, तो इसको मैं डिटेल नहीं बताने वाला। जो भी स्टूडेंट नए हैं अगर वो ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप तो अभी फुल है, लेकिन फिर भी आप हमें पिंग करके पूछ सकते हैं, अगर जैसे कुछ मिलता है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जगह मिलेगी, अगर कोई स्टूडेंट छोड़ता है तो मैं आपको जरूर ऐड कर दूंगा। तो देखिए इसमें कुछ है नहीं, ये जो क्वेश्चन है कई बार ग्रुप में डिस्कस किया जाता है, तो एक दो क्वेश्चन मैं जानबूझ के नहीं बताता हूँ कि आप कम से कम एक्टिव रहिए तो आप समझ पाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है ρ1 ρ2 L अपन पाई r1 स्क्वायर 3 ρ1 प्लस ρ2। इसमें कुछ करना नहीं है, सीरीज और कह रहा है रजिस्टिव ऑफ स्टील एंड कॉपर, स्टील का और कॉपर का रेजिस्टेंस आपको निकाल देना, तो स्टील का हो जाएगा ρl/a, और यहाँ पे ए की वैल्यू पाई r1 स्क्वायर कर देंगे आप। देखिए थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, ये हो जाएगा आपका ρl/a, ये आपका हो जाएगा ρ1 ले लीजिए, ρ1 L अपन पाई r1 स्क्वायर। इसी तरह से कैसे आपका कॉपर को हो जाएगा आपका ρ2 L अपॉन, ये हो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ρ2 L अपॉन 3 पाई r1 स्क्वायर। ये दोनों क्या हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा आप निकाल सकते हैं 1/r इक्वल टू 1/RL RS स्टील प्लस 1/RC। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा तो जो पहला ऑप्शन है आपका वो आपको मिल जाएगा, इसको आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं। कह रहे मेटल स्टिक एट एन एंगल 45 डिग्री टू द x एक्सिस इन इट्स रेस्ट फ्रेम, द रॉड मूव्स विद a speed of c/√2 along the passing direction with respect to frame s, the length of the rod। देखिए एक रॉड है आपका, ये रॉड है AB मान लीजिए, जो c/√2 स्पीड से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है x एक्सिस से, ये मूव कर रहा है किसी फ्रेम s से, ओके। अब कह रहा है इसका लेंथ हमें बताना है, तो देखिए यहाँ पे जो एक्सिस होगी एक x एक्सिस होगी और एक y एक्सिस होगी। तो x एक्सिस के लॉन्ग आप Lx की वैल्यू निकाल लीजिए, तो वो कितनी हो जाएगी, वो होती L होता है L इक्वल टू L नॉट √1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर, जहाँ L नॉट आपको प्रॉपर लेंथ होती है। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल बन रहा है वो 45 बन रहा है, तो x कंपोनेंट पे cos 45 आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे L नॉट की वैल्यू मीटर, ये मीटर स्टिक दिया है तो L नॉट की वैल्यू 1 मीटर हो जाएगी, b की वैल्यू c/√2 डाल दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये 1/2 आ जाएगी x कंपोनेंट। सिमिलरली y कंपोनेंट हो जाएगा आपका सिंपली L sin 45, उसमें कोई आप रिलेटिविटी नहीं निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका, आप लगा भी सकते हो, ये आएगा आपका L/√2, ओके। अब इसको नेट जो L निकालेंगे आप वो आ जाएगा Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 प्लस 1/2, इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा √3/4 या √3/2। तो √3/2 मीटर्स यहाँ पे आपको दिखा हुआ है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को आप क्या कर लें, टिक कर लें, जो कि राइट ऑप्शन आपको मिलेगा, ओके। नेक्स्ट देखिए कह रहा है इन AC जनरेटेड विद आउटपुट and frequency f is connected to the plate of an air filled parallel plate capacitor of plate A and separation D, the maximum value of the displacement current। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से लगाया जा सकता है, और दोनों तरीके को मैं बता देता हूँ। एक तरीका तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि सिंपल तरीका है, और ये इस तरीके इसकी मैक्सिमम लोग इसी को फॉलो करें, और एक और तरीका है इसको मैं डिस्कस कर दूंगा, आप लगा सकते हैं, वो सिंपल फॉर्मूला है। जैसे सपोज के लिए हम मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल है वो V0 sin ओमेगा टी, ओमेगा को पहले हम 2πf रख देते हैं, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो V/D होती है, तो यहाँ से V की वैल्यू पुट कर दिए तो ये हो जाएगा V/D sin 2πf t, और डिस्प्लेसमेंट जो JD होती है, करंट होती है, वो होती है एप्सिलॉन और डेल E बाई डेल टी। इसको t के रिस्पेक्ट में आप सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ से जो मैक्सिमम आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, जो कि J की वैल्यू क्या होती है आपकी I/A, तो I की वैल्यू हो जाएगी J
इंटू ए, तो यहाँ से जे की वैल्यू ऊपर से निकालें, ए का मल्टीप्लाई कर दी तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एफ ए बी बाई डी, जो कि आपको आप यहाँ पे ऑप्शन ए देख पा रहे हैं, और ऑप्शन ए एप्सिलॉन नॉट एफ ए बी बाई डी जी, तो ऑप्शन ए आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा तरीका देखिए जो इसको निकालने का, हमें पता है कि जब भी कोई कैपेसिटर होता है तो उसमें जो चार्ज स्टोरेज होता है क्यू की वैल्यू क्या होती है, सी इंटू पी होती है, राइट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो सी की वैल्यू आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू पी, राइट। और करंट की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी क्यू बाई टी। क्यू, ये देखिए ये ट्रिक है, इससे आप जज कर सकते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। वैसे जो मेन तरीका है, जो फर्स्ट हम आपको सोल्यूशन बताएं उस तरीके से निकाला जाता है, ओके। और बाकी इस तरीके से आप निकाल सकते हो। क्यू की वैल्यू ऊपर से पुट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए भी अपॉन डी इंटू टी। कैपिटल टी की वैल्यू ऊपर रख के 2 पाई एफ रख दीजिए, तो यही वाला जो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका, आ जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट चलिए, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 1/2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द एनर्जी डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स हैविंग स्पिन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू द फील्ड। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू द फील्ड पूछा हुआ है। तो हमें पता है कि जो स्प्लिटिंग होती है जिसमें एनर्जी चेंज होता है वो क्या आता है, म्यू बी इंटू बी इंटू जी, ओके। जी क्या डी जनरेसी, और इलेक्ट्रॉन केस में जो डी जनरेसी रखते हैं वो क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 2 म्यू बी इंटू बी, ओके। म्यू बी की वैल्यू आपको दी हुई है, वो पुट कर दीजिए यहाँ पे, 9.3 इंटू 10⁻²4। बी की वैल्यू 1.2 और जी की वैल्यू 2 है, तो ये पुट कर दें। और अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 का डिवाइड कर दें, क्योंकि जूल में दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए हमें ये डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि जो डेल्टा ई की वैल्यू आती है वो आती है 13.95 इंटू 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऑप्शन ए आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको आप टिक कर लें ऑप्शन ए को। नेक्स्ट चलिए चलते हैं, करें यूजिंग द वेक्टर एटम मॉडल डिटरमाइन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एफ सेल। देखिए एफ सेल के लिए क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू, एस के लिए क्या होती है, एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। एफ के लिए एस की वैल्यू हो जाएगी 3 और एक इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू हो जाएगी हाफ। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा मैक्सिमम एल प्लस एस 2 लेंगे, मिनिमम एल माइनस एस तक। ये 3 + 1/2 7/2 और 3 - 1/2 5/2। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालिए, आपको जे की वैल्यू आती है जे इक्वल टू जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एच कट। पहले जे की वैल्यू रख दीजिए 7/2 मैक्सिमम के लिए, तो आ जाएगी 7/2 इंटू 9/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3√7/2 इंटू एच कट आ जाएगी। जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो ट्रिक से लगाते हैं, वो देखेंगे कि 3√7/2 इंटू एच कट केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और देख लीजिए किसी में नहीं दिखा, तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। बाकी जिसको डिटेल चाहिए वो क्या करिए, इसके जे मिनिमम के लिए 5/2 के लिए भी निकाल लीजिए। इसके लिए आप निकालेंगे तो √35/2 एच कट आएगा। तो यही ऑप्शन ए जो होगा आपका वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट चलिए द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। ये कैसे इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। तो आइगन वैल्यू को निकालना आता है, ये 1 - λ, इसमें 1 - λ होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, -b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + λ² - 2λ -1, ये इससे कट जाएगा। तो λ² - 2λ, लैम्डा कॉमन ले लीजिए, तो λ -2 इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0 + 0 और 2। तो ऑप्शन जो आपका डी है वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको टिक कर लें। अब देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला पूछा था, कम्यूटेटर निकालना था हमें πx² px का, ओके। तो इसमें देखिए एक प्रॉपर्टी लगेगी, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे कि देखिए इस तरह का जब होता है तो सिंपली हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन है fx और px का, तो इसको कम्यूटेटर लिखा जा सकता है dfx/dx और x px से। यहाँ पे देखिए fx जो है वो x² है, तो हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ x² x और p। x² क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और x px हमें पता है कम्यूटेटर कितना आता है i आता है। इसको सॉल्व कर ली तो आएगा 2 पाई एच कट एक्स, एच कट की वैल्यू h/2 पाई रख दीजिए, इसको कैंसिल कर दी तो आई एच एक्स आ जाएगा। यहाँ पे जो आई एच एक्स हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट देखें, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड इन ए ग्राउंड स्टेट ऑफ 1d एक्सटेंडेड फ्रॉम -12 to +12। अब यहाँ पे देखें सिमेट्रिक पोटेंशियल है, मैं से याद रखे रहे, ये -12 से +2l है, तो टोटल लेंथ जो हो जाएगी आपकी 4l हो जाएगी, ओके। और हम लोग जो जनरली एसिमेट्रिक सॉल्व करते हैं वो 0 से l 0 से 2l सॉल्व करते हैं। तो इसमें सिमेट्रिक में हमेशा जानते रहिए कि जो वेव फंक्शन होता है वो कॉस के टर्म में आता है, इसलिए वेव फंक्शन जो दिया है sin x = sin0 cos πx/4l टाइप में दिया है। तो πx/4l दिया, तो हम यहाँ पे हमें पता है कि जो सिंपल वेव फंक्शन होता है n πx/l के टाइप में चलता है। यहाँ से हम मान सकते हैं कि n की जो वैल्यू है 1 है, n = 1 के लिए दिया हुआ है, ग्राउंड स्टेट के लिए दिया हुआ है। तो हम ये क्या करेंगे, हमें पता है कि जो एनर्जी होती है सिंपल्स के लिए 1d के लिए वो
वो कितनी होती है, वह एन स्क्वायर, जैसे पार्टिकल इन ए बॉक्स होगा इनफाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल में, तो उसके लिए एनर्जी जो होती है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपन 2 ml स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रखेंगे और जब फर्क कितना है एल की वैल्यू अब एल ना होकर 4l रख देंगे। ओके, तो एल की वैल्यू 4l रख दी, इसको सॉल्व करें तो आप आ जाएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपन 2m इंटू 4l का होल स्क्वायर, या आएगा इसको पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपन 32 ml स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको ऑप्शन ए को आप टिक कर लें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है द मीन ड्रिफ्ट Vd ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E विद एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n कैन बी एक्सप्लेन्ड। देखिए इस तरह के जो फॉर्मूले कुछ मैं देख रहा हूँ कि 2020 में जो DU का जो कट ऑफ था क्यों हाई गया था, आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो काफी इजी दे दिए गए थे। जैसे फॉर्मूला है, सिंपली हमें पता है कि जो करंट होती है वो किससे रिलेट करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी से होती है आपकी NEA Vd। ओके, यहाँ से Vd की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी Vd इक्वल टू I अपन NEA जो करंट, और J क्या होता है, J आपका होता है I बाई ए, तो यहाँ से रिप्लेस कर देंगे I बाई ए को J, तो J अपन NE हो जाएगी, और सिंपली J इक्वल टू सिग्मा ई भी होता है, तो यहाँ से J को रिप्लेस कर दे सिग्मा ई, तो सिग्मा ई अपन N इंटू ई, जो कि ऑप्शन सी आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसको आप टिक कर लें। ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें लेंथी भी था ये क्वेश्चन। तो देखिए ये क्या है कि कह रहा है एन अनडम्प्ड ऑसिलेटर हैज टाइम पीरियड टी नॉट इक्वल टू 1 सेकंड, नाउ ए लिटिल डैम्पिंग इज एडेड टू इट्स टाइम पीरियड टू चेंजेस टाइम पीरियड t1 इक्वल टू 1.001 सेकंड, बाय व्हाट फैक्टर विल द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन डिक्रीज आफ्टर 10 साइकिल। हमें तो सिंपल पता है कि जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जहाँ बी आपका क्या होता है डैम्पिंग फैक्टर होता है। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, वो हो जाएगी आपकी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो यहाँ से बी, और हमें पता है कि ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है, तो ओमेगा नॉट, तो बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, बी की वैल्यू आएगी आपकी अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा नॉट की वैल्यू आप रख दीजिए 2π/t नॉट और माइनस 2π/t। टी नॉट की वैल्यू रखें 1 सेकंड और टी की वैल्यू रखें आप 1.01 सेकंड, 1 और 1.001 सेकंड जो भी है वो रखते हैं, और इसको सॉल्व कर दें। इसको सॉल्व करने के बाद आप पाएंगे जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 0.88 पर सेकंड। ओके, तो टी टाइम के बाद हमें पता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है ए इक्वल टू ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी टाइप में फॉर्म होता है, जहाँ ए नॉट इनिशियल एम्पलीट्यूड है, प्रॉपर एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ से ए बाई ए नॉट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी हो जाएगा। कितने साइकिल बाद पूछा है, टी की वैल्यू 10 साइकिल है, तो स्मॉल टी की वैल्यू 10 टी रख दें और टी की वैल्यू 1.001 सेकंड रखते हैं यहाँ पे, और इसको पुट करते तो आप पाएंगे कि 1/17 टाइप में आपको आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो जो डिक्रीज होगा एम्पलीट्यूड वो क्या हो जाएगा आफ्टर 10 साइकिल के बाद अप्रॉक्सीमेटली 17 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लें। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे कि क्या है। एक क्वेश्चन आई थिंक बीच में छूट गया है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं मे भी हमसे। हाँ, ये क्वेश्चन देखें, ये 2 क्वेश्चन छूट गए शायद, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये BHU का भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया BHU में। कह रहे द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन psi1 and psi2 corresponding to a ground state and the first excited state of a particle in potential, the operator A acts on the wave function A। जब ऑपरेटर A किसी psi1 पे ऑपरेट करता है तो psi2 देता है, और psi2 ऑपरेट करता है तो psi1 देता है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ A हमें बताना है इस स्टेट में। ओके, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ A का हमें पता है कि psi A psi इस टाइप में लिखते हैं, और ये psi स्टार है तो इसको नॉर्मलाइज कर देंगे। नॉर्मलाइज का मतलब है कि 1/5 इंटू 1/5 1/25 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट वेक्टर का जो है वो नोटेशन हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद सिंपल इनर प्रोडक्ट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आप पाएंगे कि जो प्रोबेबिलिटी आ रही है एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 0.96। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट देखें तो कह रहा है द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ 2D लैटिस A इक्वल टू 2i प्लस j कैप B इक्वल टू 2j कैप, द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ इट्स रेसिप्रोकल लैटिस पूछा है। तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा A डॉट B क्रॉस C से। तो हम मान लीजिए C की वैल्यू को सपोज कर लेते हैं C के कैप है। ओके, इसके बाद हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं A डॉट B क्रॉस C से, तो ये आएगा, आप सॉल्व करके देखिएगा तो ये आएगा 4 आपका। इसके बाद रेसिप्रोकल लैटिस में A स्टार निकालेंगे, आपको आएगा तो 2π/B क्रॉस C अपन A डॉट B क्रॉस C। A डॉट B क्रॉस C इज नथिंग, A डॉट B क्रॉस C इज नथिंग, इसको आप लिखते हैं ABC। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लेंगे तो D हो जाएगा 2π/2i/4, तो ये πi करके आपका आएगा, जो कि ऑप्शन ए आपको दिख रहा है A स्टार इक्वल टू π/1। इसको आप टिक कर लें। ये 2 क्वेश्चन छूट गए थे मिस्टेक से। अब चलिए आगे चलते हैं। ये BD वाला मैंने बता दिया, ये वाला मैंने बता दिया। हाँ, अब ये देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको कई बार हम लोगों ने ग्रुप में BHU के क्वेश्चन में भी ये आया हुआ है,
इसको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन था, तो ये मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, आपको पता है कि इसका आंसर जो आया था हम लोगों ने सॉल्व किया, प्रीवियस ईयर का देख लीजिएगा, वो 184.8 जूल पर केल्विन करके आया हुआ था। तो ये हम लोगों ने सॉल्व किया है पिछले साल, इसको आप देख लीजिए। ये भी देखिए, इसके नीचे वाला भी जो था वो रिपीटेड क्वेश्चन था। हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो हम काउंट करते हैं mCv dt से, और इसको लिख सकते हैं आप mCv T2 माइनस T1, और इनिशियल जो टेम्परेचर होगा आपका T1 प्लस T2, और जो फाइनल टेम्परेचर होता है आपका वो होता है आपका 2 रूट T1 T2। तो इसी को ही सॉल्व करके हम लोगों ने लगाया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन ए जो था वो राइट आंसर था। आप इसको प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन से देख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है कि फॉर ए सिस्टम ऑफ बोसोनिक वी कैन राइट द बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एज दिस फंक्शन f ei इक्वल टू 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल अल्फा से बीटा ei माइनस 1, वेयर बीटा इक्वल टू 1 अपॉन kbt, kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है आपका, और अल्फा इक्वल टू म्यू अपॉन kbt, टी टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और म्यू केमिकल पोटेंशियल है। तो देखिए सिस्टम ऑफ बोसोनिक सिस्टम, तो बोसोनिक सिस्टम के लिए होता क्या ये देखिए, बोसान में हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि बोसान में किसी भी एक स्टेप में हमें जितना चाहिए उतना हम पार्टिकल क्या कर देते हैं, फिल कर सकते हैं। तो एज बनी एज बोसान इन ए गिवन स्टेप इफ यू वांट वी कैन फिल, ओके। तो जो सिस्टम होता है वो ऑलवेज एक्सेप्ट करता है न्यू पार्टिकल को, ओके। तो हमें क्या करना रहता है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो हमें वर्क डन क्या करना रहता है, जीरो करना रहता है किसी भी बोसोनिक सिस्टम के लिए। तो अगर वो करेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, जीरो हो जाती है, ओके। और सिस्टम हमेशा म्यू की वैल्यू जीरो पे, या सिस्टम हमेशा काफी फ्री फील करता है किसी भी नए पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो करस्पॉन्डिंग टू म्यू लेस देन जीरो पे भी हम इसको फिल कर सकते हैं। तो टोटल अगर हम ये करें, अगर फर्मियान के केस में करेंगे तो म्यू बोसान के केस में ये क्या आ गया आपका, म्यू लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक चीज और याद रख रहिए, अगर यही केस फर्मियान रहता तो फर्मियान में आपको पता है कि एक स्टेट में केवल 2 ही पार्टिकल रह सकते हैं, तो हमें अगर इसको फिल करना पड़ेगा तो हमें एक एक्स्ट्रा वर्डन करना पड़ेगा। इसलिए फर्मियानिक सिस्टम के लिए जो म्यू की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन आपकी जीरो होती है। तो इसलिए चूंकि यहाँ पे फोटॉन के लिए पूछा है तो हम फोटॉन के लिए आंसर टिक कर देंगे, तो इसको टिक कर लें। नेक्स्ट देखें, एन आइडियल कैपेसिटर सी चार्ज में वोल्टेज V नॉट इज कनेक्टेड टू T इक्वल टू 0 अक्रॉस एन आइडियल इंडक्टर L if the resonant frequency omega naught is equal to 1 upon under root L, see the voltage across the capacitor at time t is equal to t is greater than 0 is given by। देखिए इस क्वेश्चन को हमने ग्रुप में डिस्कस किया है, तो मैं बताने वाला नहीं हूँ, किसी को डाउट होगा तो पर्सनली मैसेज करके पूछ लीजिएगा। इसका आया था ऑप्शन डी, V नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, और जो भी एक्टिव स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए जा चुके हैं। ये सारी चीज़ों के लिए आप रेडी रहिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए कि एक एक क्वेश्चन को मैं जनरली जब वीडियो देता हूँ तो 2-3 क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करता हूँ, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। तो उसके लिए आप ग्रुप में एक्टिव रहिए, जो प्रॉब्लम डिस्कशन होता है उस पर आप जरूर कंसंट्रेट करिए, फोकस करिए, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। देखिए प्रोटॉन को अगर हम लिखें, प्रोटॉन के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ विद क्वार्क मॉडल, तो इसको आप लिख सकते हैं 4/3 म्यू यू माइनस 1/3 म्यू टी। आपका म्यू यही है, म्यू यू क्या है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है अप क्वार्क का, और म्यू टी क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है आपका डाउन क्वार्क का। तो जब हम इसको कंप्यूट करते हैं तो हमें नेट जो मिलता है वो आपका मिलता है 2.79 म्यू एन, ओके। तो यहाँ पे देखिए 79 के आसपास 2 पॉइंट एग्जैक्ट है ये, तो ये आपका ऑप्शन बी जो दिख रहा है आपका वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस बार देखिए प्रोटॉन के लिए पूछा था लास्ट ईयर, हो सकता है इस बार न्यूट्रॉन के लिए पूछ दे, क्या जरूरत, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमेशा याद रखिए न्यूट्रॉन को अगर आप लिखेंगे तो उसको लिखेंगे आप 4/3 म्यू टी माइनस 1/3 म्यू यू। इसका जो नेट होता है वो याद रख रहिएगा वो आता है माइनस 1.86 म्यू एन, ये न्यूट्रॉन के केस में है। तो हो सकता है इस साल पूछ दे, इसको आप याद रख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ a + 4i, और ए आपकी ए मैट्रिक्स दी हुई है, काफी इजी क्वेश्चन था ये। a + 4i हमें पता करना है, ए मैट्रिक्स दी हुई थी, तो a + 4i आप इसको ऐड कर दीजिए, इसके बाद इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दीजिए तो आएगा 35 का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन आइगन वैल्यू का 35 आना चाहिए, और ये जो प्लेस है वो 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो दिख रहा था वो 7 × 5 12 और 7 × 5 35, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये कह रहा है लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1/n टू द पावर 1/n। देखिए ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको बहुत ही कम लोग में भी लगाए हैं, या जिसको पता होगा वही लगाया होगा। देखिए इसमें करना क्या था, कुछ नहीं करना था, 1/n को आप लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल 1/n - 1,
और इसको हायर ऑर्डर के लिए सॉल्व कर देंगे तो 1/n ही बचेगा। ओके, आप इसको करके देख सकते हैं। और इसके बाद इसको करना नहीं, जिसको सॉल्व कर देना तो n से n कैंसिल आउट हो जा रहा था, तो एक्सपोनेंशियल 0 आ जाएगा आपका। यहाँ पे सॉल्व करके देख लीजिएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी था, क्लास 12 का क्वेश्चन था ये। 1 + i/√2 था, तो 1 + i/√2 को आप 48 × 1 + i/√2 लिख सकते हैं। 48 को हो सकता है आप 12 × 4 लिख दें, तो वो मतलब 4 दे देगा, इसकी वैल्यू आपको पता है 1 आएगी। तो नेक्स्ट इसका जो सोल्यूशन आएगा 1 + i/√2, जो कि ऑप्शन ए आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर लें आप। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था sin π/4 + i = 2। इसमें sin a + b का फॉर्मूला लगा दी, तो ये हो जाएगा sin a cos b + cos a sin b। इसके बाद sin π/4 को 1/√2 और cos i को cos हाइपरबोलिक 1 लिखा जा सकता है। इसी तरह sin i को sin हाइपरबोलिक 1 लिखा जा सकता है i/√2 करके। और इसके बाद इसके cos हाइपरबोलिक 1 और sin हाइपरबोलिक 1 का जो फॉर्मूला है वो पुट कर दें, e + e टू का -1/2 और e - e टू का -1/2, इसको सॉल्व कर दें। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि जो ऑप्शन 2 है आपका वो राइट ऑप्शन है, तो इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देख रहे हैं, 2 स्टूडेंट आर वर्किंग ऑन ए मैथ प्रॉब्लम। द फर्स्ट स्टूडेंट हैज प्रोबेबिलिटी 1/2 ऑफ सॉल्विंग एंड सेकंड हैज प्रोबेबिलिटी 3/4 ऑफ सॉल्विंग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लिस्ट वन ऑफ देम सॉल्व प्रॉब्लम। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है सॉल्व करने का, 1/2 है। बी का कितना है, 3/4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट सॉल्विंग है वो आपकी 1/4। तो दोनों के सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी PA × PB बार + PA बार × PB + PA × PB। दोनों को आप सॉल्व करके तो आप पाएंगे कि जो 7/8 है वो आएगा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, जो ऑप्शन सी आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए, एक्सपेंड करना था इस फंक्शन को, ये भी जो क्वेश्चन था बाई रीजन mod z > 2 के लिए। तो आपको पता है, सिंपली इसको सॉल्व कर दें। इसको लिखेंगे आप z इसका -3z + 2 को 1/z - 1 × z - 2, और इसके बाद आपको इसमें क्या करना था, इसको ब्रेक कर देना था -1/z + 1 + 1/z - 2 में। यहाँ पे z कॉमन ले लीजिए दोनों को, और इसके बाद इसको ऊपर भेज के एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करने के बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आप पाएंगे कि जो ऑप्शन 2 है आपका वो क्या है, राइट ऑप्शन है। इसको आप देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। वैसे मैंने पूरा सोल्यूशन करके दे दिया, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f(x) एक फंक्शन दिया है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 है फॉर x <a के लिए, और 0 होगी फॉर x <a के लिए। इसमें सिंपली हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो f(x) की वैल्यू 1 रख देंगे, और ये e टू ⁻ ωs dx हो जाएगा। एक्चुअली ∞ से +∞ होता है, लेकिन लिमिट हमें इसमें ही निकालनी है। हम -a टू +a यहाँ पे डाल देंगे, और उसकी वैल्यू 1 रख के e टू ⁻ ωs dx का इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि जो आंसर आएगा आपका √2π sin a/s, जो कि आप सब ऑप्शन ए दिख रहा है, यहाँ पे आप टिक कर लें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन ft = t। हमें पता है किसी फंक्शन का जो लैप्लास होता है वो होता है e टू ⁻ st ft dt 0 to ∞ किसी भी सीरीज में। 2 to t को हम लिख सकते हैं e टू t ln 2, राइट। तो फंक्शन जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, e टू t ln 2। इसके बाद इसमें t कॉमन ले लें और इसको सॉल्व कर दें इस लिमिट में, तो आप पाएंगे कि जो लैप्लास आ रहा है आपको वो क्या आएगा, 1/s - ln 2, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपके यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको आप टिक कर लें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर ए कलेक्शन ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल ईच ऑफ मास m इज वॉल्यूम वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव z डायरेक्शन, कंसीडर सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेंपरेचर T, फाइंड द पार्टीशन फंक्शन। ये सिंपली फार्मूला को दिया गया है, आपको पता होना चाहिए कि जो पार्टीशन फंक्शन होगा वो होगा k3 k3 2πmgh² n/2 ये डायरेक्ट फार्मूला आता है, इसको आप देख लें। ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की इस वीडियो का 50 क्वेश्चन। द क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एनी गैस विच फॉलोज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बोस-आइंस्टाइन फर्मी डिराक, ये दिया हुआ फंक्शन। और कह रहा है इफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉलो द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक इन ए क्लासिकल लिमिट देन व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग। ये भी आपको बेसिक क्वेश्चन है जो पढ़ाया जाता है कि जब जे की वैल्यू 0 होती है तो उस समय FI/GI की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 हो जाती है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ आपका, आपको दिख भी रहा होगा कि जो ऑप्शन डी है आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे प्रॉब्लम जो है वो 50 प्रॉब्लम जो है मैंने वो डिस्कस कर दिए हैं। और इस प्रॉब्लम में अगर आपको किसी को भी कोई डाउट होगा तो आप हमें हमारे ग्रुप में पूछ सकते हैं, और मुझे भी आपको आंसर की गलत सकती है और कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा किसी और यूनिवर्सिटी का सोल्यूशन देने का, और आप चैनल पे बने रहिए, और जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। और जो भी नए स्टूडेंट है वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली टेस्ट लेते रहते हैं,
जो कि आपके लिए किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और अब तक हम लोगों ने करीब 22-23 यूनिट टेस्ट ले लिए। यूनिट टेस्ट में आपके 10 क्वेश्चन मिलते हैं और 2 हम लोगों ने क्वार्टर टेस्ट ले लिया। क्वार्टर टेस्ट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट देते रहिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बना रहे और आप कितना पढ़ाई किए हो, कितनी स्टडी आप किए हो, आप जब दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करोगे, क्योंकि वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे, तो वो भी एक कंपटीशन का जो माहौल है वो बना रहना चाहिए, ताकि आपका जो टैलेंट है वो दिख सके कि आपने कितनी पढ़ाई की है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।